हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय कनेक्टेड है। अदिति, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल और ईरान से जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी वापसी करवाई जा रही है। अब जाहिर है क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस समय अदिति जिस तरीके का तनाव का माहौल है, उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी भी, और ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हम क्योंकि इस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं शिखा, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी जब विदेश मंत्रालय का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से काम किया 2014 से लेकर अब तक। आप देखें कि 2014 में जब सुषमा स्वराज, जब नरेंद्र मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था और सुषमा स्वराज ने कई सारे भारतीयों को जो फंसे हुए थे उनको निकाला था, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, तभी ये कह दिया गया था जो हम नए भारत का जिक्र करते हैं, हम जो बदलते भारत का जिक्र करते हैं, उस सरकार का जिक्र करते हैं जो प्रतिबद्ध है भारत के लिए, भारतीयोों के लिए और उन भारतीयों के लिए जो देश दुनिया में कहीं पर भी हो, लेकिन सरकार जिम्मेदारी अपनी निर्वहन करती है। उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो नए भारत के जिस तरीके से खुद को ढाला है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, आप देखिए कि आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि चाहे मंगल पर ही भारतीय फंसे हुए क्यों न हो, यह एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि उनको वहां से निकाल के लेकर आना है। दूसरी बड़ी बात है, एक ट्वीट आपको हमेशा याद रहा होगा जब कहा था कि जस्ट अ ट्वीट अवे, अगर, और फिर आपने एक बहुत लंबा समय भी देखा होगा जब कहीं भी दूसरे देश में भारतीय जब फंसे होते थे या किसी भी तरह की स्थिति होती थी तब उनको ट्वीट किया जाता था। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने किस तरीके से अपना काम बदला 2014 नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, जो पहले कार्यकाल के बाद, वो तारीफ काबिल है। फिर आप देखिए कि उतनी ही प्रतिबद्धता आपने 2000 जो दूसरे कार्यकाल में देखी और फिर तीसरे कार्यकाल में देखी। अब आप देखिए कि ये बहुत एक्सटेंसिव काम है। आपको बता दें कि 23 जून यानी कल तक, आज सुबह भी कई लोग आए हैं, लगभग अगर कल तक का डेटा देखें तो 1700, लगभग 1750 लोग जो हैं अभी तक ईरान इजराइल से निकाले जा चुके हैं। और ये डिप्लोमेसी है, इसे ही विदेश नीति कहा जाता है कि ईरान से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते बेहतर संबंध हैं ही, लेकिन इजराइल के तो आप देखिए कि नेतन्याहू अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं। और आप उससे महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई बहुत आसान काम नहीं है जो ये ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। 18 जून से जो ऑपरेशन सिंधु हुआ, 23 तारीख तक में 1700 लोग, ये कर्मबद्ध तरीके से, यानी कि एक पूरे स्ट्रेटेजिक तरीके से होता है। सबसे पहले तो वहां पर जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उन तक संपर्क करना, इसे एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। पूरी एक वर्कशीट तैयार होती है, कैसे उनसे संपर्क किया जाए, कैसे उनको ये मैसेज दिया जाए कि आप किसी न किसी तरीके से कि वहाँ की एम्बेसी तक आए। इसमें वहाँ की जो एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो किस तरीके से जो वीज़ा का, पासपोर्ट का काम है उसको एक्सटेंसिवली जल्दी से उसको करवाना। सबसे पहले तो ये कहा जाता है सरकार की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से मैसेज होता है कि आप पहले एम्बेसी तक पहुंचे, उससे संपर्क में आए, उसके बाद पूरा वीज़ा प्रोसेस और वो भी जल्द से जल्द कराया जाए, फिर उनको शेल्टर होम्स दिया जाए। लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर उनको अलग अलग जगहों से, ओमान की बात कर ले, अभी तुर्कमेनिस्तान की तरफ से लेकर आए हैं काफ़ी सारे लोगों को, तो कैसे लाया जाए। और इजराइल में भी लगभग बड़ी संख्या में भारतीय हैं, उनमें से कुछ वहीं पर रचे बसे हैं, और जो आना चाहते हैं उनको भी किस तरीके से कहा गया है कि आप आना चाहते हैं तो ये पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना है। लेकिन जब युद्ध का माहौल हो तो वहाँ पे शेल्टर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, खाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा इशू होता है। इन तीनों चीज़ों को भारत सरकार, विदेश मंत्रालय किस तरीके से वहाँ पर लोगों को, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं ज़्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। एम्बेसी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, सारे कागज़, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सब कुछ एम्बेसी ने देखा और हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। जी, जाहिर है, लेकिन जब भी बात दूसरे देशों की होती है और मिडिल ईस्ट में इस समय जिस तरीके का तनाव का माहौल है अदिति, कहीं ना कहीं ये देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। खास तौर पर ईरान के मुखिया से भी बातचीत हुई, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी। अब जाहिर है मिडिल ईस्ट के इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत इसके लिए किस तरीके से खुद को तैयार कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, लेबर भी वहाँ पर है, काम करने वाले लोग भी। तो जब हम बात इवैक्यूएशन की करते हैं, जो ऑपरेशन सिंधु इवैक्यूएशन जो ऑपरेशन है, उसमें हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले कैसे लाया जाए।
और अब जब बात ईरान और इसराइल की है तो ये ना सिर्फ वहाँ रह रहे भारतीयों को, बल्कि जो हमारा ट्रेड वाला इलाका है, चाबार पोर्ट का हम जिक्र करें, या हमारा जो ट्रेड होता है चाहे पानी के माध्यम से हो या चाबार पोर्ट के माध्यम उससे हो, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उससे कहीं ना कहीं तेल की सप्लाई महंगी होती है भारत के लिए। तो जाहिर तौर पे भारत का एक अपना स्टैंड है, भारत का स्टैंड न्यूट्रल है, ईरान के लिए भी, इसराइल के लिए भी। और भारत ये चाहता है, भारत की डिप्लोमेसी हमेशा रही है डायलॉग फर्स्ट, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ खराब या सही सिर्फ डायलॉग के माध्यम से हो सकती है, इसलिए डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कनाडा के साथ जब स्थिति बहुत खराब हुई तब जाके राजनयिक संबंध तोड़े, पाकिस्तान के साथ जाके अब जाके राजनयिक संबंध और डायलॉग को खत्म किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, डायलॉग और गोलीबारी एक साथ नहीं हो सकती, तो अगर गोली है तो डायलॉग नहीं हो सकता, ये सब करने की। लेकिन उससे पहले जिस स्थिति में फिर न्यूक्लियर उसका जिक्र आता है, न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र आता है, अमेरिका जिस तरीके से खुद उस पर कूदने पे आतुर नजर आ रहा है, जिस तरीके से अमेरिका का स्टैंड है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती भी नजर आ रही है और इसका इम्पैक्ट न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व पर व्यापार पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके साथ साथ बहुत तरह के इम्पैक्ट हैं। तो भारत का स्टैंड यही है कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, जो प्रेशर है, क्योंकि देखिए आपने देखा कि भारत ने भी सीजफायर तब किया, कहीं ना कहीं उसमें इंटरनेशनल प्रेशर तो इन्वॉल्व था ही, और बाकी पाकिस्तान की तरफ से जब घुटने टेक दिए गए डीजीएमओ की तरफ से तब भी, लेकिन एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तब भी इंटरनेशनल प्रेशर एक बहुत बड़ी बात थी। मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी से यही कहा था कि मैं इस समय पे युद्ध करना, बांग्लादेश वाली लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए कि एक बार अगर हम आगे बढ़ गए तो फिर हम इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद पीछे नहीं आ सकते। तो ये बहुत बड़ा, तो कोशिश यही होनी चाहिए भारत के लिए भी, उसमें यही सही है, क्योंकि इससे पूरे मिडिल ईस्ट के इस जो हमारा पोर्ट्स हैं, जो हमारे बंदरगाह हैं, जो हमारे पूरे व्यापारिक जो रास्ते हैं वो बहुत इम्पैक्ट होते हैं। इससे तेल, कच्चा तेल बहुत इम्पैक्ट होता है और भी तमाम तरीके के जो व्यापार इम्पैक्ट होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत जो चाहता है कि बातचीत हो, इसी में इंटरनेशनल प्रेशर हो, अमेरिका भी अपना स्टैंड एक अलग तरीके से देखे, अमेरिका ईरान को अपनी पर्सनल लड़ाई ना देखते हुए पूरा जो वैश्विक स्तर पर देखे। यूएन का इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, यूएन का इन्वॉल्वमेंट में अक्सर जो अमेरिका चाहता है यूएन उस लिहाज से आगे बढ़ता है। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, सभी के लिए ये इम्पैक्टफुल है इन दोनों की लड़ाई, और अगर ये लंबे समय तक रही तो कहीं ना कहीं इसको वर्ल्ड वॉर 3 के लिहाज से भी देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत और पूरे विश्व के लिए ये जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में शांति आए, डायलॉग हो, और जो स्थिति आज चल रही है ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, न्यूक्लियर इलाकों में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, जो उनका न्यूक्लियर ऑपरेशन सेंटर है, जाहिर तौर पे ये वैश्विक लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और इस पर एक चिंतन, पूरे देश विश्व का चिंतन है, चिंतन करके इसको रोकने, उसकी रोकथाम की जल्द से जल्द स्थिति होनी चाहिए। जी।